सीरिया पर सीरियल स्ट्राइक के बाद अब इजरायल ने गाजा में तबाही का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। इस बार मामला इतना गंभीर है कि हमेशा नेतन्याहू के साथ खड़े रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप तक भड़क उठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजरायल आखिर एक साथ चार मोर्चों पर युद्ध क्यों लड़ रहा है। क्या ये महज सुरक्षा है या फिर कुछ और छुपा है इन हमलों के पीछे। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। गाजा में आम नागरिकों पर हुए हमले ने एक बार फिर इजरायल को और वैश्विक आलोचना के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बुरी तरह भड़क उठे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार ट्रंप इस घटना से बेहद नाराज हैं और इसे मानवता पर धब्बा यानी कलंक करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजा पर ताजा हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीधी बातचीत हुई, यानी फोन पर बातचीत की उन्होंने, जिसमें ट्रंप ने अपनी तीखी नाराजगी जताई यानी जाहिर की। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से इजरायली सेना ने गाजा पर हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है, जिसमें नागरिक इलाकों यहां तक के धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल की यह सैन्य रणनीति सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक दबाव साबित करने की कोशिश है और क्या दुनिया अब आंखें खोलेगी। आंकड़े बताते हैं कि 17 जुलाई को ही गाजा के अस्पतालों में 94 शव लाए गए। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 56 से ज्यादा नागरिक मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इजरायल के इन हमलों के वजह से गाजा में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि हर दिन इजरायली हमले में गाजा के स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और अब चर्च को भी निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी सिविलियन पर हो रहे इन हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स हैंडल पर लिखा, इजरायल के गाजा में हमलों ने होली फैमिली चर्च को भी निशाना बनाया। महीनों से नागरिकों पर किए जा रहे ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कोई भी सैन्य कार्रवाई इस व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकती। जंग की शुरुआत से ही इजरायल के प्रधानमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना के टारगेट पर सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि इजरायल की इस बमबारी में बेहिसाब आम लोगों की भी मौत हुई है। यानी इस जंग की कीमत सीधे तौर पर आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। और इस बार जिस तरह से इजरायली बारूद की जद में चर्च आया, उसने दुनिया के बहुत बड़े धड़े को इजरायल के खिलाफ भड़का दिया है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि वेटिकन सिटी की तरफ से इसे सैन्य हमला बताया है। पोप लियो की तरफ से इस हमले को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। जिस चर्च पर यह हमला हुआ, यानी इजरायल इस हमले के बाद से बुरी तरह घिर गया, क्योंकि इस बार हमला गाजा में चर्च पर हुआ है, जिसका असर ये हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पश्चिम से जो समर्थन हासिल हो रहा है यानी मिल रहा है, उस समर्थन में कमी आ सकती है और नेतन्याहू सरकार सीज फायर का दबाव बनाया जा सकता है। वैसे गाजा के चर्च पर हमला अकेला मामला नहीं है। पिछले 6 महीनों में कई मस्जिदें, स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के कैंप भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक युद्ध के नियम बताते हैं कि धार्मिक स्थलों और मानवाधिकार आश्रयों को निशाना बनाना युद्ध अपराध है। वेटिकन, यूएन और यूरोपीय यूनियन ने एक सुर में इस हमलों की निंदा की है और तुरंत संघर्ष विराम की मांग की है। इस बीच सीरिया में सीज फायर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया को लेकर अपनी नीति फिर साफ कर दी है। सीरिया पर सीरियल धमाकों के कुछ घंटों बाद ही इजरायल के पीएम की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने सीरिया को लेकर भविष्य की रणनीति का नक्शा भी खींच दिया, जिसके मुताबिक दमिश्क के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह असैन्य बनाना, जिसमें गोलाना हाइट्स से लेकर ड्रूज पर्वत तक शामिल है। ड्रूज समुदाय की रक्षा करना शामिल है। इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दमिश्क शासन की तरफ से लगातार उन बातों का उल्लंघन किया गया जो इजरायल की लिस्ट में शामिल हैं। सीरिया ने अपनी सेना को दमिश्क के दक्षिण भेजा, उस जगह जिस जगह को असैन्य होना चाहिए था। यही इस दौरान नेतन्याहू ने सीरिया सरकार पर ड्रूज लोगों के नरसंहार का भी आरोप लगाया और फिर सीरियाई सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल इन हालात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो ये भी है, इजरायल इस वक्त गाजा, सीरिया, लेबनान और रेड सी 4 भौगोलिक मोर्चों पर एक साथ सैन्य अभियान चला रहा है। तो क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत का नतीजा है
या इसके पीछे कोई बड़ा इंटेलिजेंस ड्रिवन, डिप्लोमेटिकली शील्डेड और टेक्नोलॉजिकल प्लान है? इसे समझने के लिए इजराइल की ताकत को भी समझना होगा। सबसे पहले इजराइल की ताकत की बुनियाद है IDF, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का हाईटेक और सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम से लैस है। ये सेना सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि डेटा, साइबर इंटेलिजेंस और AI संचालित टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। यूनिट 8200 नामक इजराइल का साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस विंग रियल टाइम में चारों मोर्चों से सटीक डेटा खंगालती है। यानी अगर गाजा में हमास का टनल सिस्टम ट्रैक हो रहा है तो उसी समय सीरिया में ईरानी मिलिशिया की मूवमेंट भी मॉनिटर की जा रही होती है। दूसरी वजह है कि इजराइल की अत्याधुनिक एयरफोर्स और उसकी लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। 2025 तक इजराइल के पास 100 से ज़्यादा F-35 स्टेल्थ जेट्स हैं जो एक ही मिशन में 2 से 3 थिएटर में ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। सीरिया में दमिश्क के ईरानी ठिकानों को टारगेट करने के कुछ ही घंटों बाद वही स्क्वाड्रन गाजा पर हमले को अंजाम दे सकता है, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम कड़ी पर, डिप्लोमेटिक कवर। अमेरिका से मिलने वाले लगातार सैन्य समर्थन, अरब देशों से कोल्ड पीस और रूस ईरान सीरिया एक्सिस की कमजोरी का फायदा उठाकर इजराइल इस वक्त खुद को पूरी तरह खुला महसूस कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद वॉशिंगटन की चुप्पी अब तक के सबसे बड़े टेक्निकल फ्रीडम में बदल चुकी है। यही वजह है कि गाजा में नरसंहार के बाद भी अमेरिका की तरफ से इजराइल के खिलाफ बेहद संतुलित प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं वो चौथी वजह जो इजराइल को लाल सागर में ताकत देती है और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चाबंदी में मदद करती है। दरअसल रेड सी मोर्चे पर इजराइल ने अपनी खास नेवी यूनिट शायटेट 13 को फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी में सीक्रेट मिशन लगाया है। ईरान के ड्रोन और हूती विद्रोहियों की मिसाइलों को रोकना, इसके लिए इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर एक सुरक्षा गठबंधन बनाया है जिसे कहा जाता है रेड सी शील्ड अलायंस। इसे कहा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन का कमांड सेंटर इजराइल के हाफिया नेवल बेस से चलाया जा रहा है। यानी इजराइल अब रेड सी में भी एक्टिव होकर अपने दुश्मनों को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। उधर लेबनान मोर्चे पर भी इजराइल ने 2024 से एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है, प्री एम्प्टिव शेलिंग एंड टनल डिटेक्शन। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग से पहले उनके मूवमेंट को स्काई लार्क ड्रोन से ट्रैक किया जाता है और फिर टैंक का आर्टिलरी शेलिंग से जवाब दिया जाता है। इसके अलावा आयरन बीम जैसा लेजर डिफेंस सिस्टम अब बॉर्डर पर एक्टिव कर दिया गया है जो छोटे रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर देता है। जंग इस तबाही में सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि गाजा की वो जमीन जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, बारूद की गंध है और हर कोना एक अधूरी कहानी की चीख सुनाता है। जिस चर्च में कभी प्रार्थनाएं होती थी, अब वहां मलबे तले दबे हुए लोगों की चीखें हैं। वो जगहें जो शांति के प्रतीक थी आज कब्रगाह बन चुकी हैं। और इस बार मामला सिर्फ गाजा का नहीं, ये सवाल अब सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी मानवता पर आ गया है। जब युद्ध चर्च तक आ पहुंचे तो वो सिर्फ युद्ध नहीं रहता, वो सभ्यता का पतन बन जाता है। नेतन्याहू चाहे इसे गलती कहें, लेकिन उन चेहरों से पूछिए जो अपनों को खो चुके हैं, जो अब हर रात मौत की आहट के साथ सोते हैं। ट्रंप की नाराजगी हो, वेटिकन का दुख हो, UN की चेतावनी या इटली की आलोचना, हर दिशा से उठती एक ही आवाज़ है, अब बहुत हो चुका लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और लक्ष्यों की नहीं, यह लड़ाई अब इंसानियत और लालच के बीच की हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि अगला हमला कहाँ होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया अभी भी चुप रहेगी? क्योंकि जब जंग भूगोल नहीं, दिल तोड़ने लगे तो इतिहास फिर खुद को नहीं दोहराता, वो सब कुछ बदल कर रख देता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।